सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। आगाज़ में बात करेंगे वादी तीरा के हालात के हवाले से। हम देख रहे हैं कि फेडरल और केपी गवर्नमेंट के दरमियान वैली जो तीरा है उसके मामले पर अब ब्लेम गेम शदीद होती जा रही है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने सवाल उठाया कि वादी तीरा से लोगों की जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्यों हो रही है। इसका जवाब सूबाई हुकूमत दे। जबकि वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कह रहे हैं कि वादी तीरा में खुफिया ऑपरेशन जारी हैं और केपी हुकूमत गलत बयानी ना करे। दूसरी जानिब केपी हुकूमत के मुआवन खुसूसी ने इल्ज़ाम लगाया है कि वफाक ऑपरेशन का मलबा सूबे पर डालने की कोशिश कर रही है। वज़ीर आला का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज नामुमकिन है, इसलिए उन्हें नाअहल करने की कोशिश हो रही है। इसी दौरान तीरा के मुतासरीन बेयारो मददगार हैं। अरबों रुपए मंजूर होने के बावजूद केपी हुकूमत की कारकर्दगी पर सवालात भी उठाए जा रहे हैं। अब सिचुएशन है क्या, कौन जिम्मेदार है इस डिस्प्लेसमेंट का और ऑपरेशन के क्या मामलात हैं, इस पर बात करने के लिए एहतशामुल हक साहब सीनियर एनालिस्ट, उनके साथ साथ जाहिर शाह शिराजी साहब सीनियर एनालिस्ट, दोनों ने हमें ज्वाइन कर लिया। दोनों को वेलकम करते हैं। शाह साहब, आप चूँकि वहाँ के सारे हालात से, ग्राउंड रियलिटी से बड़े बखूबी वाकिफ़ भी हैं, उसको विटनेस भी कर रहे होंगे। बेसिकली क्या सिचुएशन है? डिस्प्लेसमेंट की जिम्मेदारी तो दोनों एक दूसरे पर डाल रहे हैं, फिर कौन करवा रहा है वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट, और ऑपरेशंस के क्या हालात हैं, उसकी इम्प्लीकेशंस क्या हैं सिविलियन सेफ्टी पर? बहुत बहुत शुक्रिया आमना। सबसे पहले जो अहम इशू है वो है पॉलिटिकल पोस्चरिंग जो इस वक्त सूबाई और मरकज़ी दोनों हुकूमतें कर रही हैं। और अगर देखा जाए तो इसमें बदनाम सिक्योरिटी फोर्सेस हो रही हैं कि शायद उन्हें बड़ी जो है ना वो बड़ा शौक है ऑपरेशन करने का, और शायद वो चाहते हैं कि हर जगह पे ऑपरेशन ही होता है। ये एक बड़ा अजीब व गरीब किस्म का माहौल पैदा हो गया। जहाँ तक ऑपरेशन के कंडक्शन का ताल्लुक है, मेरे ख्याल में वो सिस्टमेटिक तरीके से हो रहा है, और ये नेशनल एक्शन प्लान की कंटिन्यूएशन है। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जो है ना वो तमाम उन इलाकों में हो रहे हैं जहाँ सूबाई हुकूमत समझती है कि दहशतगर्दी ज़्यादा है, वो पुलिस और आम काउंटर टेररिज्म के जो मैयर्स हैं उनसे उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकती। अब तिरा की वादी पे अगर हम बात करें तो अक्टूबर 2025 में एक ख़त लिखा था, बल्कि अगर हम पीछे जाएँ तो जनवरी 2025 में कबायली जिरगा और दहशतगर्दों के साथ बातचीत हुई थी कि या तो आप इलाका छोड़ दें, या आप हथियार डाल दें, या फिर इनके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए। लेकिन ये तीनों ऑप्शंस जो है ना वो फिजिबल ना हुए और इन पे किसी के इत्तेफाक ना हुआ। तो फिर अक्टूबर 2026 में जिरगे और जो मकामी कमेटी है उससे बातचीत के बाद डिप्टी कमिश्नर ने खत लिखा सूबाई हुकूमत को कि लोग तंग आ चुके हैं दहशतगर्दों से, क्योंकि शाम को 2-2, 8-8, 10-10 के ग्रुप्स में ही जाके लोगों के दरवाजे पे नॉक करते हैं और बाकायदा किससे खाना मांग रहे हैं, किससे पैसे मांग रहे हैं अपने लिए, क्योंकि जाहिर बात है पहाड़ों के अंदर ये तमाम चीज़ें अवेलेबल नहीं। तो मकामी आबादी ने जरगे के साथ कंसेंट पे ये फैसला किया कि वो तिरा की वादी को खाली करेंगे। ये आखिरी ऑप्शन थी कि अगर इनके खिलाफ ऑपरेशन हो सके। फिर देखिए नवंबर 2025 में सूबाई हुकूमत ने 4 अरब रुपए कैबिनेट ने मंजूर किए कि जो लोग वहाँ से डिसलॉज होंगे या निकलेंगे उनकी हेल्प की जाएगी, उनकी यहाँ पे अराइवल, उनको खुराक, उनकी हाउसिंग और उनकी फिर बाद में रिहेबिलिटेशन के हवाले से जो है ना वो दोबारा जो है ना फंड्स रिलीज किए जाएंगे। तो अब मेरे ख्याल में बात बड़ी वाज़ेह है कि ऑपरेशन किसकी मर्जी से हो रहा है और कैसे हो रहा है। दूसरा देखिए, एक बात हम जरूर करेंगे, मरकजी हुकूमत ने अपने आप को तमाम चीज़ों से मुबर्रा किया हुआ है। तो मरकजी हुकूमत का कोई नुमाइंदा यहाँ नजर नहीं आ रहा। बेशक ठीक है, सूबाई हुकूमत जिम्मेदार है लाइन ऑर्डर की भी, यहाँ पे लोगों को हाउसिंग की भी, यहाँ लोगों को जो है मसाइल बन रहे हैं उनकी भी, लेकिन मरकजी हुकूमत और उसके नुमाइंदे भी तो नजर नहीं आ रहे। इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि लोग घरों से निकल आए हैं, सड़कों पे रह रहे हैं, हालात ख़राब हैं। मौसम आज 26-27 तारीख से दोबारा फिर बारिश और बर्फबारी की पेशनगोई की गई है, तिरा में भी और दूसरे एरियाज में भी। तो लोगों को प्रॉब्लम है और लोग इंतहाई गुस्से में हैं। ग्रांट ना पहुंच पा रही है, क्या आप देखिए ग्रांट, अब उसमें 2-3 इश्यूज आ रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन पॉइंट्स कम थे, अब ज्यादा कर दिए गए हैं। कुछ लोगों के पास CNICs का मसला था, जाहिर बात है वो भी एक मसाइल थे। तीसरा एक जो बड़ा अजीब सा फैक्टर है वो ये है कि अब रजिस्ट्रेशन के लिए आप पोलियो ड्रॉप्स और पोलियो डेटा मांग रहे हैं कि आपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए हैं कि नहीं। बड़ी मतलब बेक किस्म की अजीब सी बात है। मेरे ख्याल में ये प्लानिंग की जानी चाहिए थी, प्लानिंग नहीं हुई। वो फेडरल गवर्नमेंट की भी बहुत बड़ी गलती है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तो है ही। बाजोड़ में जो ऑपरेशन हुआ था वो फेज वाइज हुआ था, आपने एक एक गांव से लोगों को निकाला और उन गांवों को फिर आपने क्लियर आउट किया।
10 जनवरी को ऑल ऑफ अ सडन आप जब कहते हैं कि तमाम लोग निकलेंगे, 25 तक इनखिला होगा, तो अब ओवरऑल देखा जाए तो मैं ये समझता हूं कि जो पॉलिटिकल पोस्चरिंग है, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग है, उसकी वजह से बड़े मसाइल हैं। 1,13,000 से ज्यादा लोग अपने घरों से निकल चुके हैं। अब ये बात सवाल नहीं है कि ऑपरेशन किसकी मर्जी से हो रहा है, किसकी मर्जी से नहीं हो रहा। उन लोगों को सहूलियात क्या दी जा रही है, क्या उनको खाना मिल रहा है, क्या उनको यहाँ पे पिशावर पहुंचने के बाद या बाड़ा पहुंचने के बाद फैसिलिटीज मिल रही हैं, क्या उनको रास्ते में जो उनके एक्सपेंसेस में उनको वो पैसे मिले, और जब ये ऑपरेशन होगा तो उसके बाद क्या होगा, ये लोग वापस जाएंगे, इनकी रिहेबिलिटेशन का क्या बनेगा। देखिए मेन इशू ये है कि आपने नेशनल एक्शन प्लान के तहत होने वाले काइनेटिक ऑपरेशन तो कर लिए, लेकिन गवर्नेंस के जो इश्यूज थे, जो यहाँ पे डेवलपमेंट के इश्यूज थे, वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी थी, वो आज तक मुकम्मल नहीं हुए। तो मेरे ख्याल में लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म मेजर्स अगर नहीं होंगे और कंटिन्यूएशन नहीं होगी पॉलिसीज की, फेडरल गवर्नमेंट मेरे ख्याल में इतनी रिस्पॉन्सिबल है कि ये तमाम चीजें उसकी जुरिस्डिक्शन की इसलिए आती हैं कि रियासत जो है इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट रन कर रही है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट नहीं रन कर रही। हाँ, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जो नाअहली है वो ये है कि गवर्नेंस की इश्यूज हैं, उन लोगों को संभाल नहीं सकी, और वो भी इस ऑपरेशन के ऊपर और खास तौर पर एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ अपना एक नैरेटिव बिल्ड कर रही है ताकि पॉइंट स्कोरिंग की जा सके। ये मेरे ख्याल में सूबाई हुकूमत की एक बहुत बड़ी गलती है जिसपे लोग इन्हें इंतहाई क्रिटिसाइज कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है एहतशाम साहब, अब हम एक दूसरे पे ब्लेम गेम करने से बेहतर है कि जिसकी जितनी जिम्मेदारी बनती है वो उसी तरह से बांटी जाए। और आप समझते हैं कि मेजर्स लाइक गवर्नर रूल के हवाले से जो बार बार आवाज़ उठती है वो ऐसे क्राइसिस का हल आपको नजर आता है? देखिए हमने इसमें कोई शक नहीं है कि ब्लेम गेम, एक्विजिशन, काउंटर एक्विजिशन, पॉइंट स्कोरिंग, पॉलिटिकल माइलेज लेने वाली बात तो इसमें कोई शक नहीं है। फेडरल गवर्नमेंट हो, सूबाई हुकूमत केपी की हो, ये तो हो ही रही है अपनी जगह पे। अब सवाल ये है कि जो जाहिर शाह ने बात शुरू की है ना, 4 बिलियन रुपया जो इस काम के लिए मुख्तस किया है कि जी नकले मकानी के लिए किस तरह फैसिलिटेट करना है, अब ये हुकूमत पाकिस्तान ने पैसे दिए हैं। अब दूसरी तरफ शफी जान और बाकी लोग कहते हैं जी इससे बड़ा झूठ कोई नहीं है, इन्होंने तो कोई पैसा नहीं दिया, पैसा तो हमने दिया है। मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ी कंट्राडिक्शन है। ये सारे लोग मानते हैं कि पैसा दिया गया, हाँ उसका इस्तेमाल कितना ठीक हुआ है, कितना ठीक ना, उस पर आप बात कर सकते हैं। दूसरी बात हमने मेरे ख्याल में अब ये कहना कि जी ये फेडरल गवर्नमेंट को या इस्टेब्लिशमेंट को कितना शौक है ये काम करने का, ऑपरेशन करने का, मेरा ख्याल है सवाल शौक का नहीं है। देखिए अब मजबूरी है। अब खुद हुकूमत कहती है जी कि रोज़ाना की बुनियाद पे 150 जो है ना वो 150 कम से कम 150 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जो है ना दहशत गर्दों के खिलाफ, क्रिमिनल के खिलाफ हो रहे हैं, जिसमें ज़्यादातर 70% 65% वो केपी में हो रहे हैं, कुछ बलूचिस्तान में, कुछ बाकी पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में। अब सवाल ये है कि ये कंटेनमेंट पॉलिसी ये करने में किसी हद तक तो इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी मुश्किलात हैं। हुकूमत और फेडरल गवर्नमेंट का और सूबाई हुकूमत का एक पेज पे ना आना और एक नुक्ता नज़र पे ना बैठना, ये ज़्यादा मामला को ख़राब कर दें। कई हवाले से अगर सूबाई को सफ़र कर रहे हैं या वो सफ़र कर रहे हैं, सूबाई हुकूमत जहाँ पे अगर कहती है कि जी मिल के बैठ के फैसले कर लें, तो मेरे ख्याल उनको बुला लेना चाहिए। अभी एक जो आपको याद होगा बड़ी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई थी, बड़ा शोर हुआ था गंडापुर के ज़माने में, जब वो कोर कमांडर को पेशावर मिलने गए थे, फिर एक बाद में रमज़ान में भी मुलाकातें हुई थी। तो ये एनर्जी अगर डेवलप हो जाती है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है, तो ये बहुत अच्छी बात है, बजाय इसके कि इसका नेगेटिव फॉल आउट हो और प्रेस में, मीडिया में, इंटरनेशनल मीडिया में खबरें गलत पेंट हो, ये अच्छी बात नहीं। अब जहाँ तक तेरा वैली का सवाल है, तेरा वैली में आमना इसमें कोई शक नहीं है कि वहाँ पे ऑपरेशन हो रहा है, और जिस तरीके से ये कह रहे थे कि जी केपी वाले कि जी ऑल आउट ऑपरेशन हो रहा है, वो नहीं हो रहा, वो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है, कनेटिक नॉन कनेक्टिक ऑपरेशन जो है ना वो चल रहे हैं, अच्छे से चल रहे हैं मुख्तलिफ जगह। क्योंकि यहाँ पे अब लेटेस्ट जो हालात पिछले 2.5-3 महीने से बने हैं, वो इतना ज़्यादा ये जो दहशत गर्दों का एक गढ़ बन गया है। फिर रोज़ बात होती है हमना कि एक तो क्रिमिनल, और ये जो आप देख लें ड्रग्स माफिया है, ये तो बार बार बात आती है कि 12,000 एकड़ जगह 13 वैली की जो है ना वहाँ पे एक आश्त हो रही है, बिल्कुल वो बॉर्डर पे एक किस्म का है अफगानिस्तान के, वहाँ पे भी यही सब कुछ हो रहा है। तो ये पैसे की गेम ज़्यादा है। अब सवाल ये कि हुकूमत किस हद तक इस पर काबू पा सकती है। देखें ऑपरेशन तो अब नागुज़ीर है, हमने देखें अब ये तो तय हो गया है, मेरा ख्याल है इस पे तो पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी हो, मीडिया हो, सारे लोग इकट्ठे हैं कि ये दहशत गर्दों के लिए नरम गोशा नहीं होना चाहिए। अब ये क्यों है, अब देखें ना ये केपी की हुकूमत में भी बहुत इस हवाले से अंदर इख्तलाफात हैं। शफी जान साहब जो एडवाइज़र हैं रोज़ाना एक नया बयान ठोक देते हैं, नतीजतन उनकी हुकूमत को भुगतना पड़ता है।
उन्होंने 2 से 3 दफ़ा ये कहा कि जी वहाँ पे जो क्या कहते हैं वो जो दहशतगर्द हैं, वो कहते हैं वो दहशतगर्द नहीं है, वो उनको मानने के लिए तैयार नहीं, अफगानियों को दहशतगर्द मानने के लिए तैयार नहीं। बाद में बहुत किस्म हुआ, टॉप लेवल पे उनकी हुकूमत ने कहा कि ये दहशतगर्द हैं, हम कहते हैं। गौर खान ने भी कहा, असद कैसर ने भी कहा, बाकी लोगों ने कहा, तो फिर सॉरी करके शफी जान साहब पीछे हटे। लेकिन मेरा ख्याल है शफी जान साहब जिस अंदाज से ऑपरेट कर रहे हैं, ये केपी की हुकूमत को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये नुमाइंदे तो ज़रूर हैं चीफ मिनिस्टर के, लेकिन जिस तरीके से इनको जिस मीडिया पे आके अपना नुक्ता नज़र पेश करना है, ये अपने मेरा ख्याल है पार्टी के अंदर भी, पार्टी से थोड़ा सा सख्त बयानी है उनका, एग्जैक्टली सख्त बयानी है। मुखालफिन जो है ना वो इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। और जो आप बात कर रही हैं, हम ना देखें गवर्नर राज की बात तो इतना आसान काम नहीं है, इतनी आसानी से नहीं लगता। केपी की हुकूमत अपना सूबाई असम्बली को एंडोर्स करे, फिर पार्लियामेंट से एंडोर्समेंट आए, फिर जाके बात बनती है। लेकिन अगर हुकूमत किसी स्टेज पे फैसला कर ले तो ये भी हो सकता है, लेकिन मेरा अपना नहीं ख्याल है कि इस हद तक वो जाने के लिए तैयार है। मेरा अपना ख्याल है जो आमना थोड़ा सा भी नरम गोशा है, ये मेरा ख्याल है जाहिर शाह मुझसे इत्तेफाक करेंगे, ये नरम गोशा केपी हुकूमत का ख़त्म होना चाहिए। एक जिद्दबाजी में भी मुखालफत हो रही है ना, अब क्योंकि बानी पीटीआई ने अब एक गलत फैसला किया, सारी दुनिया कहती है गलत फैसला था। जिस तरीके से उनको हार्डन क्रिमिनल को आप लेके आए, 40,000 से ज़्यादा लोग थे, 20,000 बंदे उसमें वो दहशतगर्द थे जिन्होंने वापस जाके कई लोग जो है ना उन्होंने दहशतगर्दी की और पकड़े भी गए। अब इसी तरह अफगानी देखें, अभी ये जो डेराई खान, लेकिन इसी पर एक उनका काउंटर आर्ग्यूमेंट भी है। मैं चाहूंगी शाह साहब उस पर रिमार्क दे दें क्लोजिंग, क्योंकि हमने ब्रेक की जाने बढ़ना है। शाह साहब, पीटीआई कहती है कि 2022 में सबसे ज़्यादा शोर भी हमने मचाया था कि दहशतगर्द वहाँ पर आ रहे हैं और उनको रोका जाए। सो उस वक्त किसी ने इस पर कोई कान नहीं धरे और आज हम इन हालात का सामना करना पड़ा और आज हमें ही उस तकलीफ से गुजरना पड़ा क्योंकि हमारे लोग वहाँ पर पिस रहे हैं। देखिए, हमला ये नैरेटिव जो बनाया जा रहा है, उस वक्त मेरे ख्याल में उस वक्त ये हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट का फैसला था कि अगर हम इस तरीके से देखें तो ये एक ऑप्शन हो सकती है, इन लोगों को वापस ला के रिहेबिलिटेट करेंगे, इनसे असला रखवाएंगे और इनको मेन स्ट्रीम लाइफ के अंदर लेके आएंगे। इसके ऊपर अगर कोई पॉइंट स्कोरिंग करता है तो मेरे ख्याल में ये मुनासिब बात नहीं है। दूसरी बात ये कि वो तमाम लोग फैमिलीज के साथ आए थे और आज जो लोग दोबारा आ रहे हैं वो अनफ्रीक्वेंटेड रूट्स के थ्रू, वो अफगान हुकूमत और इंटेलिजेंस इदारों की मर्जी से। अब ये भी इतलात है कि 2,500 के करीब दहशतगर्द जो है वो सीरिया से यहाँ लाए गए हैं थ्रू अनफ्रीक्वेंटेड रूट्स, थ्रू ह्यूमन स्मगलिंग, और वो यहाँ पे आकर लड़ेंगे। अब आप अंदाजा लगा लें कि आईएस खुरासान के लोग अगर वहां से आते हैं, चश्निया से आते हैं, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक से आते हैं, तो ये वो लोग नहीं थे कि जो पाकिस्तानी थे। और इस वक्त आप जब लड़ेंगे दहशतगर्दों के खिलाफ तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि 70% ये वो लोग हैं जो कि मर्सनरीज हैं, जो कहीं से भी पैसा लेके आकर यहाँ पर लड़ रहे हैं। तो मेरे ख्याल में मैं ये समझता हूँ कि तो फिर ये सॉफ्ट कॉर्नर क्यों है केपी गवर्नमेंट का? देखिए, मेरे ख्याल में केपी गवर्नमेंट के पास इस वक्त गवर्नेंस के इश्यूज को छुपाने के लिए, अपनी कमजोरियां छुपाने के लिए एक नैरेटिव है जिसके ऊपर वो मरकजी हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट दोनों को प्रेशराइज करने की कोशिश कर रही है। एक वो इशू है अफगान रेफ्यूजीज का, दूसरा इशू जो है वो है आपका ऑपरेशन का। जी जी, जाहिर शाह इस पे भी कमेंट करेंगे। देखें ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी क्या चीज होती है। बाइडेन के जमाने में 25 से 30 मिलियन डॉलर हर महीने इनको मिला करता था। अब प्रेसिडेंट ट्रम्प ने आके इसको बंद कर दिया। अब कहा जा रहा है कि फिर 40 मिलियन डॉलर ये ट्रम्प हुकूमत भी इनको दे रही है। अब आप देखते हैं हमारे दोस्त भी हैं और क्या करना चाहते हैं, किन को फायदा पहुंचाना चाहते हैं, किन के खिलाफ। कोई कहता है चाइना के खिलाफ भी कराने की जरूरत है, कुछ कहते हैं अमेरिकन चाहते हैं सेंट्रल एशिया में ये काम हो। तो ये भी तो हमारे लिए एक डिलेमा है ना। देखिए, सबसे अहम इशू है कि इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर जो नॉन स्टेट एक्टर्स है ना अफगान तालिबान रजीम की सूरत में, वो इस वक्त अमेरिकन CIA और जो ऐसे इवन इसमें आप राह मुसाद को भी शामिल कर लें, दिस इज अ ह्यूज गेम। और ये मेरे ख्याल में एक इंटरनेशनल प्रॉक्सी वॉर दोबारा अफगानिस्तान की तालिबान रजीम के थ्रू लड़ी जा रही है, जिसमें चाइना को भी हिट किया जाएगा, पाकिस्तान को किया ही जाएगा, आज नहीं तो कल होगा। मेरे ख्याल में ये एक बड़ा सेंसिटिव किस्म का इशू है और पाकिस्तान को लोकली और इंटरनेशनली दोनों इशूज को जो है वो एड्रेस करना होगा। जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, मेरे ख्याल में PTI क्या कि तमाम सियासी जमातों को वॉर ऑन टेरर या टेररिज्म के खिलाफ एक पॉलिसी अपनाई जानी चाहिए। इन्होंने अगर ये मसले हल करने हैं तो एपेक्स कमेटी का इजलास बुलाना है, चीफ मिनिस्टर साहब उसमें बैठ के डिस्कस कर लेंगे। हर हल्के में ये तशवीश पाई जाती है कि ये एक पेज कब आएगा, लेकिन हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन जो है वो गैप बढ़ता चला जा रहा है वफाक और केपी हुकूमत के दरमियान। शुक्रिया शाह साहब, आपका शुक्रिया अदा करते हैं। तो शाम साहब साथ रहे, एक की तरफ बढ़ते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक नाजरीन। कुछ बात करेंगे गज़ा के हवाले से, ख़ास तौर पे जो बोर्ड ऑफ पीस के हवाले से हम खबरें देख रहे हैं।
अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने गजा की रिकंस्ट्रक्शन के लिए बने बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत के लिए भारत को भी दावत दे दी है, लेकिन अब तक ही वाज़ेह नहीं हो सका कि भारत इस अमरीकी दावत को कबूल करेगा या नहीं, क्योंकि गजा में अमन के लिए सदर ट्रंप के 20 निकाती फार्मूले पर अमल दरामद के आगाज़ के बाद भारत में खदशात पैदा हो गए हैं। भारतीय हलकों को अंदेशा है कि मुस्तकबिल में ट्रंप मसला कश्मीर को भी बोर्ड ऑफ पीस के एजेंडे में शामिल कर सकते हैं, जिसकी खुसूसी हैसियत हम देख रहे हैं कि 5 अगस्त 2019 से भारत ख़त्म कर चुका है, लेकिन कश्मीरी आज भी आज़ादी की जिद्दोजहद जारी रखे हुए हैं। कल भी मकबूजा कश्मीर में भारतीय यौम जमहूरिया को यौम सियाह के तौर पर मनाया गया और मुकम्मल हड़ताल की गई। यूएन के माहिरीन की नवंबर 2025 की रिपोर्ट भी जब हम देखते हैं तो उसमें कश्मीरियों की गिरफ्तारियों, घरों की मिसमारी और इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों पर शदीद तशवीश का इजहार किया गया है। लेकिन क्या अब जो भारत की घबराहट है वो इसे बच निकलेगा? ये क्या मामलात बनेंगे? एहतशाम साहब से खबर और तज्जिया दोनों लेते हैं। एहतशाम साहब, सबसे पहले तो ये जो बोर्ड ऑफ पीस के हवाले से हम देख रहे हैं कि सबसे पहले तो इस पे बड़े सवालात उठ रहे हैं कि क्या ये डिलीवर कर पाएगा जो इसका मकसद है। गज़ा की रिकंस्ट्रक्शन के हवाले से लेके मामलात, गज़ा में जो जुल्म सितम हो रहा है, आज भी हम देख रहे हैं वहाँ पर शहादतें रिपोर्ट हुई हैं। सो सबसे पहले तो ट्रंप साहब के ऊपर भी बहुत सारे सवालात उठते हैं कि वो क्या इस मसले का जो जेन्युइन और फेयर हल है वो निकाल पाएंगे। लेकिन इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग एलिमेंट इंडिया का है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इस टर्म में इंडिया के साथ जो अमेरिका के ताल्लुकात हैं काफ़ी वो हम देख रहे हैं कि मनफी हुए, और उसमें अब ये वाला मसला भी आ जा रहा है। उनको लगता है कि अगर ये कल को हमसे कुछ मनवाना चाहेंगे तो हो सकता है मसला कश्मीर को भी उठा दें सदर ट्रंप साहब। सो उनकी कहीं ना कहीं हम घबराहट है वो बिल्कुल दुरुस्त आप समझते हैं, और क्या इंडिया पर इस चीज़ के लिए प्रेशर आएगा? देखिए, हम ना वन लाइनर गजा के बारे में तो अपनी जगह ये मौजूद है कि जो इनिशियली जो अहदाफ हासिल करने थे प्रेसिडेंट ट्रम्प ने जंग बंदी करवा के तो कर लिए हैं। अब ठीक है, निटी ग्रिटी है और इस वक्त जो वहाँ पे सूरत हाल है, गजाई कैफियत इतनी बुरी है, लोग सर्दी से मर रहे हैं, और फिर यह है कि इजराइल अभी भी बाज नहीं आ रहा है। उसको रोकने के लिए क्या करना चाहिए, इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स का क्या रोल होगा, इंतज़ामी बोर्ड ने क्या करना है, वहाँ बहुत सारी सेगमेंट्स हैं। असल बात है कि जंग बंदी मुस्तकिल हो जाए और ये जो उनकी जुल्म और ज़्यादतियाँ ख़त्म हो जाए तो मेरा ख्याल है ये थोड़ा सा एक अच्छा पहलू होगा। हम मुसलमान मुल्कों के लिए ख़ास तौर पे हमारे जो जीसीसी कंट्रीज़ हैं ना, जो बहुत ही बैकफुट पे हैं, बहुत ज़्यादा जिसको कहते हैं उन पे किस्म हो रहा है कि जी उनके बैक यार्ड में मुसलमानों को मारा जा रहा है, कुछ नहीं कर रहे। तो मेरा ख्याल है प्रेसिडेंट ट्रंप को एक इस बात का एहसास है कि मुझे मिडिल ईस्ट में ऐसी पॉलिसी लानी चाहिए कि टोटली मैं अगर पैम्पर करना शुरू कर दूंगा जो अब रियलाइजेशन हो रही है इसराइल को, तो मेरे लिए नुकसानदेह होगा, हमारी हुकूमत के लिए नुकसानदेह होगा। लेकिन हम ना देखें, टोटली अनप्रेडिक्टेबल बंदे हैं जिनका नाम है प्रेसिडेंट ट्रंप है, वो किसी की बात को नहीं सुनते। और इंडिया की जो बात कर रही है ना, सबसे ज़्यादा उनको परेशानी है कि आपको याद है 2016 में जब आए थे उस वक्त उन्होंने 2 से 3 दफ़ा कहा था कि कश्मीर का एक मसला है और ये एक हल तलब मसला है। वो कहते हैं डिस्प्यूटेड टेरिटरी है और ये है कि मुझे अगर कहा जाएगा तो मैं मेडिएशन के लिए तैयार हूँ। आपने देखा हिंदुस्तान को उसको भी बड़ी तकलीफ हुई, तो अब भी ये कहा जा रहा है। अब ये हिंदू अखबार का एडिटोरियल आज का कल का, उसके बाद उनके जो सियासी मुबसरीन हैं, डिप्लोमेटिक कोर के लोग हैं, उन्होंने कहना शुरू कर दिया है कि ये प्रेसिडेंट ट्रंप का ये कहना कि जी आए पीस बोर्ड में शामिल हों, ये अगर इंडिया शामिल नहीं होता तब मुसीबत है और शामिल हो जाता तब इनके लिए मुसीबत है। अब मसला ये है कि लोग कह रहे हैं कि 3 साल अभी किस तरीके से गुजारने हैं प्रेसिडेंट ट्रंप ने, अगर तो ये इसी तरह गुजर गए फिर तो शायद दुनिया तब्दील होने की बात जो कर रहे हैं शायद ना हो। लेकिन अब तक अब जो बात हो रही है वो तो सारी चीज़ें प्रेसिडेंट ट्रंप अपनी मर्जी के करवा रहे हैं। आपने देखा जितना बुरे तरीके से फ्रांसीसी सदर को झाड़ दिया, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर को झाड़ दिया, और जो अपनी बात मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। देखें 59 मेंबर का ये बोर्ड बना है जो कहा जा रहा है कि पैरेलल एक अदारा है, सिक्योरिटी काउंसिल के इख्तियारात पहले तो 5 लोगों के पास थे, वीटो पावर अब ये अकेले इनके पास है। अब जब तक इनके पास हालात इस तरह के हैं तो कहा जा रहा है कि ये प्रेसिडेंट ट्रंप कश्मीर की बात करेंगे। और एक और बात जो मैं नहीं कहता, इनके अपने लोग मीडिया में बार बार कर रहे हैं कि क्योंकि इन्होंने हर जगह पे डिप्लोमेटिक आइसोलेशन इख्तियार की है, किसी डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट में मोदी नहीं जाते। अभी डेवॉस में सारे लोग गए हुए थे, ये नहीं गए, इस तरह बड़े बड़े फोरम पे ये नहीं जाते। वो कहते हैं बैकफुट में, इसलिए कि इनको लगता है कि जब मैं प्रेसिडेंट ट्रंप को मिलूंगा तो वो कुछ भी कह सकते हैं, कश्मीर की बात कर सकते हैं। आजकल क्योंकि उठते बैठते वो फील्ड मार्शल की तारीफ करते हैं, प्राइम मिनिस्टर की तारीफ करते हैं, इनको लग रहा है, इनका मीडिया बता रहा है कि ये आपके लिए मुसीबत हो जाएगी। इसलिए उनको कहा जा रहा है कि आपके लिए बेहतरीन तरीका ये है कि आप ये 19 अगस्त वाला 2019 वाला जो आपने ये किया था, स्टेटहुड ख़त्म की थी,
370 वाली, इसको आप बहाल कर दें। अच्छा, वैसे ताकि आपके अपॉर्चुनिटी भी है जब- एहतशाम साहब इस वक्त पाकिस्तान के पास इस मसले को हाईलाइट करने के लिए, जिस तरह के हमारे ताल्लुकात चल रहे हैं और डिप्लोमेटिकली जो पाकिस्तान इस वक्त एक विनर बना हुआ है, ये कहिएगा कि अभी इस अपॉर्चुनिटी को देखते हुए खबर आपसे मैं ये लेना चाहूँगी, क्या इस्लामाबाद में गौर व फिक्र हो रहा है कि मसला कश्मीर को हाईलाइट किया जाए, इस हवाले से कोई तैयारियाँ या क्या मामला हैं? देखिए, खबर आमना मैं आपको ये बता सकता हूँ कि इस वक्त दो चीजें इस्लामाबाद में हो रही हैं, फॉरेन ऑफिस के हवाले से और हमारे जो सफारतकार यहाँ बैठे हैं डिप्लोमेटिक कम्युनिटी के हवाले से जो लोग बातें कर रहे हैं। एक तो ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को मैक्सिमम कंसोलिडेट करनी चाहिए ये जो अपनी डिप्लोमेटिक फतवात हैं इनकी, और सफारती सतह पे, पॉलिटिकल सतह पे जो इनको माइलेज मिला है, और ख़ास तौर पे जंग जीतने के बाद और फिर अमेरिका का पाकिस्तान की तरफ आना, और इवन अपना यूरोपियन यूनियन जो है ना वो पाकिस्तान की तरफ देखती है, चाइना रशिया ने भी पाकिस्तान के साथ खड़े हुए, जिस तरह हिंदुस्तान को सपोर्ट मिलती थी नहीं मिली। एक तो ये कहा जा रहा है कि ये इन अचीवमेंट्स को कंसोलिडेट किया जाए, दूसरा ये कहा जा रहा है कि ये शायद लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, इसको कैश कराना ज़रूरी है। और ये मेरी तलाक आमना ये है कि फॉरेन ऑफिस ने प्लान की हुई हैं चीज़ें कि अब जब भी मुलाकात होगी अमेरिकन से, ख़ास तौर पे मार्को रूबियो की सतह पे जब होगी, और फिर ज़ाहिर है वो मार्को रूबियो की बात बहुत ज़्यादा सुनते हैं फॉरेन पॉलिसी के हवाले से प्रेसिडेंट ट्रम्प, तो उनको बताया जाए कि जी ये देखें ये न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है, जहाँ आप बात करते हैं मिडिल ईस्ट की, यहाँ पे अगर कुछ होता है तो बड़े मामला ख़राब हो जाएंगे। और प्रेसिडेंट ट्रम्प को इस बात की आमना समझ आ गई है कि खुदा ना खास्ता इन दो मुल्कों के दरमियान जंग होती है तो 8 दिन का टाइम दिया गया है। जो एक्सपर्ट हैं कहते हैं 8 दिन के अंदर इस आग की और खुदा ना खास्ता एक जंग के शोले जो है ना वो नॉर्थ अमेरिका तक पहुंचेंगे और बीमारियां अलहदा लगेंगी और मसाइल अलहदा होंगे। लिहाजा प्रेसिडेंट ट्रम्प को इस बात का तो आपको पता है वो बड़ी शिद्दत से सोचते हैं, वो कहते हैं 8 जंगें बंद कराएंगे मैंने, और मैं चाहता हूं कि आइंदा दुनिया में जंगें ना हो। तो मेरा ख्याल है अब ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसको कैश कराने के लिए फॉरेन ऑफिस और हुकूमत हमारी पूरी कोशिश कर रही है। बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच एहतशाम साहब, आपने इस पर बड़ा अच्छा तजिया पेश किया। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट स्टोरी विच इज़ अबाउट क्रिकेट। हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश ने ICC के फैसले को तस्लीम कर लिया है। पाकिस्तान ने इस पर शदीद रद्द-ए-अमल दिया था। खबरें थी कि पाकिस्तान भी इवेंट का बॉयकॉट कर सकते हैं, लेकिन चेयरमैन PCB और वज़ीर आज़म ने मुशावरत के बाद T20 वर्ल्ड कप में शिरकत का फैसला किया है। इस दौरान भारत से मैच का बॉयकॉट करने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर आई है। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया है, जिसमें सलमान अली आगा को कैप्टन मुकर्रर किया गया है। हाई परफॉर्मेंस कोच आकिब जावेद का कहना है कि उन्होंने श्रीलंका के मौसम और हालात को देखते हुए टीम मुंतखब की है, लेकिन इसमें सिलेक्शन के हवाले से हम देख रहे हैं कि ज़ेर बहस है मामलात, हारिस रऊफ़ की गैर मौजूदगी और बाकी मामलात को देखते हुए। इस पर हम तजिया लेते हैं। फवाद मुस्तफ़ा साहब क्रिकेट एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। फवाद, आपको वेलकम करते हैं। ये सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगी कि इस फैसले को आप पाकिस्तान के किस तरह से देख रहे हैं और इसके क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं। ये भी रिपोर्ट्स हैं कि पाकिस्तान अगर इंडिया के साथ मैच नहीं खेल रहा तो उसको हैवी किस्म की पेनल्टी का सामना करना पड़ सकता है। नहीं, देखिए पेनल्टी वगैरह का तो ऐसा मुझे नहीं लगता, बट बात सारी ये है कि पाकिस्तान को पुश किया गया इस जगह पर जाने के लिए, क्योंकि इंडिया जो चाहता है वो कर रहा होता है। और ये बाजी में ऐसा ही हुआ कि जी पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना, पाकिस्तान में आकर नहीं खेलना, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट अलाउ नहीं कर रही। अब अगर जब बात गवर्नमेंट पे आ जाती है, फिर किसी भी मुल्क की गवर्नमेंट जो डिसाइड करेगी फिर उसे उसके तहत ही चलना पड़ेगा, क्योंकि एक चीज ऑलरेडी तय हो चुकी है। यही बांग्लादेश के साथ हुआ। बांग्लादेश के साथ जिस किस्म का रवैया रहा और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि जी वो गुलाम है और आप जो हुक्म करेंगे मान लेंगे, और ऐसा नहीं हुआ। और एक बहुत बड़ी बांग्लादेश की मार्केट है जो इस वर्ल्ड कप को शायद ना देखे, और झटका जरूर लगेगा। ऑल्दो ठीक है आपने स्कॉटलैंड को शामिल कर लिया, अब साथ साथ पाकिस्तान जिस तरह की सूरत हाल जा रही है बांग्लादेश को सपोर्ट करता रहा, करता है और करता रहेगा, और करना भी चाहिए। उसकी वजह ये है कि ये किसी मुल्क की इजारादारी नहीं है कि वो अपनी मर्जी से जो चाहे कर ले, और अगला अगर वही चीज करना चाहे तो उसे राइट नहीं है, क्योंकि फाइनेंशियली वो थोड़ा सा स्ट्रांग है और वो सारी चीजों को रन कर रहा है। तो उसूल इस पे बनते नहीं। और अगर ये जिस तरफ चीजें जा रही हैं, अभी तो शुरुआत हुई है और आगे चल के मुझे लगता है कि वर्ल्ड क्रिकेट में बहुत बड़ा झटका आएगा और 2 ग्रुप्स
बन जाएंगे और फिर अपने हिसाब से क्रिकेट चलेगी। और वो चीजें अब दूर हो गई कि जी आईसीसी ही डिसाइड करेगा और आईसीसी ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि छोटी छोटी लीग्स ऑल ओवर द वर्ल्ड होने जा रही हैं और हो रही हैं और बढ़ रही हैं, जिससे मुझे लगता है कि वो जो इजारादारी है आईसीसी की खुद ब खुद कम हो जाएगी और आईसीसी में जो बाकी मुल्क खामोश हैं वो अफसोस और शर्म की बात है, क्योंकि उन्हें इस पे स्टैंड लेना चाहिए था कि जब इंडिया ने एक उसूल रखा है तो बाकी मुल्क भी वो उसूल और एग्जैक्टली अगर ऐसे ही कवानीन बनते रहे, ऐसे हम देख रहे हैं कि बायसनेस चलती रही जय शाह साहब के टेन्योर में, तो आप क्रिकेट का कोई अच्छा मुस्तकबिल देख रहे हैं या बाकी मुमालिक भी वेट करें कि कोलैप्स हो जाए बिल्कुल? देखिए क्रिकेट का मुस्तकबिल अब देखिए उसी तरह से जैसे फुटबॉल का आप देख लें, एक वर्ल्ड कप होता है, बाकी लीग ऑल ओवर द वर्ल्ड खेली जाती हैं, डिफरेंट लीग्स हैं, इसी तरह से क्रिकेट की लीग्स बढ़ती चली जा रही हैं पूरे मिडल ईस्ट में, बाकी जितने भी दुनिया भर के मुल्क हैं वो इस तरह से इसी तरफ क्रिकेट जानी है। और अगर इंडिया की गलत फहमी है कि अगर वो समझते हैं कि वो डिक्टेट करेंगे और उनके मुताबिक चीज़ें चलेंगी, क्योंकि मैं इसमें जाती उनकी थी, आप हाथ नहीं मिला रहे, मुख्तलिफ बेहूदगियाँ हुई हैं जिससे यहाँ तक चीज़ें पहुँची हैं। और मैं कतई तौर पे अफसोस इसलिए ऐसा पाकिस्तानी भी है कि आपको ये टफ डिसीजन लेने पड़ रहे हैं। इवन बांग्लादेश ने भी जो डिसीजन लिया वो भी खेल के हवाले से अच्छा नहीं है, लेकिन उनको पुश किया गया इस जगह पे आने के लिए, क्योंकि इंडिया ये सब करता रहा है और सबने खामोशी से इस वक्त बांग्लादेश के लिए हालात ओवरऑल भी अगर हम देखें सियासी सतह पे काफ़ी ख़राब हो चुके हैं इंडिया के साथ, और वहाँ पर जो बंगालियों के साथ सलूक पेश आ रहा है, तो उसको देखते हुए उनका कहीं ना कहीं फेयर था। ये कहिएगा जो अभी हम अपनी क्रिकेट सिलेक्शन की अगर बात करते हैं, जो स्क्वाड की सिलेक्शन हुई है उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? हारिस रऊफ को माइनस करना और बाबर आजम की वापसी, ये बड़ी ज़ेर बहस है, आपकी अपनी क्या राय है इस पे? देखिए हारिस का मैं समझता हूं कि वो सब कॉन्टिनेंट में ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं किया उन्होंने। ऑस्ट्रेलिया में हमेशा से वो शानदार परफॉर्मेंस देते आए हैं, उन कंडीशन में बहुत अच्छे हैं। बट मुझे इस टीम के साथ 2-3 सवाल हैं। एक तो ये डेथ बॉलिंग जो है वो एक ऐसा सवालिया निशान है, वो देखना है कैसे उसको मैनेज किया जाएगा। साथ साथ आपके पास कोई प्रॉपर विकेट कीपर नहीं जा रहा, ये जो भी है पार्ट टाइम विकेट कीपर है जिसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। साथ और बैटिंग भी मुझे बस ये लग रहा है कि डिपेंड आप कोई ऐसा नहीं कर सकते कि जी बहुत बड़ी बैटिंग है, बाबर आउट ऑफ फॉर्म है, जिस तरह से वो बिग बैश में खेले हैं उसके बावजूद सेलेक्ट हो गए, बड़ी बात है। मैं समझ रहा था कि शायद इस टीम का हिस्सा ना बन पाए जिस तरह की उनकी फॉर्म है, और उनकी मुझे ये लगता है कि उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है। अगर खुदा ना खास्ता वो इस टूर्नामेंट में परफॉर्म नहीं करते तो उनके लिए इस फॉर्मेट में जगह बनाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो ये उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टूर है। तो टीम एक ठीक टीम है जिस किस्म की T20 में बन रही होती है, बट मुझे डेथ बॉलिंग का थोड़ा सा एक इशू है और साथ साथ विकेट कीपर पे सवालिया निशान है, क्योंकि अगर एक कैच को अच्छा छोड़ दे विकेट कीपर तो उससे बड़ा फर्क टल जाता है। बाबर के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है, एक दरमियाने दर्जे की टीम है पाकिस्तान की, 20 ओवर में कुछ भी हो सकता है, वो वाली बात है। लेकिन मैं ऐसा नहीं कहूँगा। जी लास्टली मैं चाहूँगी फवाद, इस वक्त एक बड़ा कंट्रोवर्सी चल रही है सोशल मीडिया पर, हम देख भी रहे हैं। मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब की स्टोरी हमारे सामने है जिसमें क्रिकेटर्स काफ़ी जो फाइनेंशियल लॉस में जा रहे हैं, जिनके साथ फ्रॉड हुआ है, और इसमें इंजमामुल हक साहब का नाम भी आ रहा है, और जिन खिलाड़ियों के पैसे डूबे हैं उनमें शादाब भी हैं, रिजवान शाहीन भी हैं, फ़खर जमान भी। ये हुआ क्या है बेसिकली? देखिए मेरे ख्याल से वो यही है कि बदकिस्मती से हमारे यहाँ फाइनेंशियल प्लानिंग और मैनेजमेंट सिखाई नहीं जाती लड़कों को। मैं समझता हूँ क्रिकेट बोर्ड की अब इसके बाद जिम्मेदारी है, क्योंकि ये वो बहुत से बच्चे हैं कि जिनको पैसा एकदम से आता है और इन्हें पता नहीं होता इसे कैसे किस तरह से इन्वेस्ट करना है। तो जो आदमी भी मिलता है मशवरा देता है उससे अमल कर लेते हैं। राइट, थैंक यू सो मच फवाद मुस्तफ़ा मौजूद थे इस पर बात करने के लिए। एक ब्रेक की जानिब बढ़ते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ओवर द वीकेंड ख़वातीन के राइट्स को लेकर काफ़ी डेवलपमेंट हुई है, उस पर डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। सुप्रीम कोर्ट ने ख़ानदानी कवानीन से मुतालिक एक अहम उसूल तय कर दिया कि खातून की रज़ा के बगैर तलाक के दावे को खुला में तब्दील नहीं किया जा सकता। जस्टिस मुसरत हिलाली की तहरीर करदा फैसले में फैमिली कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट के फैसले कलअदम करार देते हुए खातून को पूरा हक महर अदा करने का हुक्म दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने पहली बीवी की इजाज़त के बगैर दूसरी शादी को मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस की खिलाफ वर्जी करार देते हुए फौजदारी और दीवानी कार्रवाई का रास्ता भी वाज़े कर दिया। दूसरी जानिब पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2026 मंजूर कर लिया गया है। नए कानून के तहत बीवी को घूरना, तलाक या दूसरी शादी की धमकी देना नफ्सियाती तशद्दुद और काबिल सज़ा जुर्म करार दिया गया है। अब इन कवानीन के हवाले से जो इसकी इम्प्लीमेंट है
उसमें क्या चैलेंजेस आ सकते हैं और रियलिस्टिकली किस हद तक ये मौसर साबित होंगे। बात करने के लिए बैरिस्टर अमरीन कुरैशी साहिबा लीगल एक्सपर्ट हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। थैंक यू सो मच अमरीन फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो ये जो हम वीकेंड देख रहे हैं ख़वातीन के लिए काफ़ी खुशाइंद भी रहा है और इस हवाले से जो खबरें आती रही उनकी राइट्स के हवाले से वो हम देखते रहे हैं, लेकिन अगेन वही चीज़ें आ जाती हैं कि हम ऐसे लॉस तो देखते हैं। एक तो लोग अपने इन राइट्स के हवाले से वेल अवेयर नहीं होते, एजुकेट उनको नहीं किया जाता प्रॉपरली, और अगर एजुकेशन मिल भी जाए तो अदालती प्रोसेस जो है वो काफ़ी हम देखते हैं कि लेंथी होता है, उसमें डिलेज़ काफ़ी आते हैं। और ये जो ख़ास तौर पे अब जो डोमेस्टिक वायलेंस के हवाले से इसको डिस्क्राइब कर दिया गया है बड़ा डिटेल्ड कि ख़वातीन को घूरना या नफ्सियाती तशद्दुद, इसकी इम्प्लीमेंटेशन आपको किस हद तक लग रही है कि बड़ी चैलेंजिंग होगी? वालेकुम सलाम। पहली चीज़ मैं ये कहूँगी कि ये एक पेपर प्रोटेक्शन जो है उसका हम बड़ा रुझान देख रहे हैं कि हमें ऑन पेपर बहुत ज़्यादा राइट्स मिल रहे हैं। ये बड़ी खुशाइन बात है, बट एट द सेम टाइम जैसे आपने हाईलाइट किया इसकी इम्प्लीमेंटेशन होना लाजमी है। ये नहीं है कि ये बस एक लॉ में एक किताब में बस ये राइट्स रहें और इसमें आगे अदालतों में इसकी नज़र कुछ भी ना आए कि इम्प्लीमेंटेशन। सो पहली बात तो ये क्या इसमें इसको एक्चुअली इसमें क्या लूप होल्स या हर्डल्स आएंगे, मुझे नहीं लगता कुछ ऐसा आने चाहिए। मुझे लगता है कि ये काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है और इसको बहुत पहले हो जाना चाहिए था, बिकॉज ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर आप देखें तो इस किस्म के आपको राइट्स नज़र आते हैं, औरतों को मिलते हैं। पाकिस्तान में डिवोर्स रेट पिछले 2 सालों से 34% बढ़ गया है, स्पेशली पंजाब के इलाके में, मगर वो रिपोर्टेड है। मुझे बाकी उनका सिंध वगैरह में भी एक बड़ा क्लियर रुझान नज़र आ रहा है कि भाई आपकी क्योंकि एक नज़र आ रहा है कि इकोनॉमिक सिचुएशन आपकी कम हो रही है, आपकी एनवायरनमेंट जो है वो थोड़ी सी तंगी आपको फील होती है। इसलिए जब दोनों स्पाउसेस को कहा जाता है कि वो काम करें तो तब फिर मसला पड़ रहा है, और शायद यही एक मेजर रीज़न है कि इतनी ज़्यादा उसको मद्देनज़र देखते हुए इन्होंने ये लॉज जो हैं ये बनाने शुरू कर दिए हैं, या एक रिक्वायरमेंट सी बन गई है आजकल का सोशल और इकोनॉमिकल प्रेशर देख के। सो इसके लिए बहुत ज़रूरी है वन चीज़ टू अंडरस्टैंड कि डिवोर्स रेट बहुत बढ़ रहे हैं, उसके साथ साथ डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। इसलिए इनको औरतों को प्रोटेक्ट करने के लिए ये जो लॉज हैं ये बन रहे हैं, और ये बड़ी खुशाइन बात है कि इसमें इन्होंने कहा है कि 7 दिन के अंदर अंदर जब ये फाइल होगा इसको टेकअप किया जाएगा, 90 डेज के अंदर नहीं। लेकिन आप समझते हैं डोमेस्टिक वायलेंस जो हम देख रहे हैं अपने माशरे में, अगर ये लॉज इतने जो दिन ब दिन हम सख्त होते हुए देख रहे हैं, अगर जो फिजिकल वायलेंस है उसी को कंट्रोल कर लिया जाता तो यहाँ तक मामलात ही ना पहुँचें कि हम आए रोज़ देखते हैं कि बहू को जला दिया गया, बीवी के साथ ये तशद्दुद हुआ, ये आज़ा काट दिया गया, इस तरह के मामलात सामने आते हैं। सो हम तो और आगे जा रहे हैं, उनको उस पर इम्प्लीमेंटेशन हो नहीं पा रही, और ये कौन एविडेंस प्रोवाइड करेगा कि घूरा गया था या नफ्सियाती तशद्दुद किया गया था? देखो मेरा अगर पर्सनल ओपिनियन आप मांग रहे हैं तो ये जो स्टेयरिंग का है वो मुझे बड़ा ही वेग लगा, और मुझे नहीं समझ आ रही कि वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से ये पार्लियामेंट में इस पे किया। हावेवर जहाँ पे आप वर्बल अब्यूज़ की बात कर रहे हो, वर्बल अब्यूज़ में आप ये देखो कि बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अगर आप देखें नॉर्मल है ना सिर्फ औरतों को अपने बूढ़े माँ बाप के ऊपर भी गालम गलौच होती है, उसके ऊपर पहली दफा अगर लॉ आया बच्चों के ऊपर होता है। तो ये एक बड़ा साइकोलॉजिकल ट्रॉमा जो है, ना सिर्फ बीवी, बच्चे, बूढ़े माँ बाप, बहन भाई, छोटे बहन भाई, इसको कर्टेल करने के लिए या कोई एक ऐसा कानून बनाने के लिए ये बहुत जरूरी था कि ये हम इसको रिकग्नाइज करें। सो मुझे लगता है कि ये इंपॉर्टेंट था। वर्बल अब्यूज जो है वो डेफिनेटली होता है, फिजिकल अगर ना भी हो तो वर्बल और फाइनेंशियल होता है, वो भी एक प्रॉपर अब्यूज है, डोमेस्टिक वायलेंस के एम्बिट में आता है, और उसके ऊपर अगर लॉ बना है तो मुझे लगता है बहुत अच्छा है। और इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपको थ्रेशोल्ड जो होता है एविडेंस का उसको कम रखना चाहिए, आपको जजेस को चाहिए। इस पे भी आपने डिटेल्स पढ़ी होंगी, जो पहली बीवी की परमिशन के बगैर आप दूसरी शादी अब नहीं करेंगे, उस पे ये जो फौजदारी और दीवानी कार्रवाई का रास्ता ये वाजे किया है। तो ये समझाइएगा कि ये क्या आपने पहले निकाह में मेंशन करना पड़ेगा कि आपकी इजाज़त के बगैर आपका शौहर नहीं कर सकता, क्योंकि हम इसमें देखते हैं कि एक रिलीजियस प्रैक्टिस ये समझी जाती है कि मर्द को दूसरी शादी की इजाज़त लेने की ज़रूरत पेश नहीं आती। सो इसमें क्या मेंशन करना पड़ेगा, या अगर दोनों सूरतों में अगर मेंशन नहीं भी हुआ तब भी इस शख्स के खिलाफ जो दूसरी शादी बीवी की परमिशन के बगैर करता है उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है? मुझे लगता है ये बहुत ही ग्रे मैटर है, बिकॉज एक आपका जैसे आपने कहा कि एक रिलीजियस एक शरई
एक तरीका है जो एक लार्जर आके जो स्कूल ऑफ थॉट है, इस्लामिक स्कूल ऑफ थॉट, उनका कुछ और है। ऊपर से फिर जब आपके पास एक पार्लियामेंट की तरफ से एक एक्ट आ जाता है और वो फिर प्रोसीजर एक बताता है और उस पर फिर कॉन्सिक्वेंसेज हैं और क्रिमिनल इन नेचर कॉन्सिक्वेंसेज हैं, वो बड़ा ग्रे एरिया में चले जाते हैं। वो फिर वॉच एंड सी है। आपको अगर इजाज़त लेनी है और इजाज़त लेने का एक प्रॉपर प्रोसीजर ऑलरेडी इन प्लेस है। आपने अगर शादी दूसरी करनी है, आपने एक एप्लीकेशन जो है यूनियन काउंसिल में डालनी है और उसमें बड़ा क्लियरली बताना है कि जी मेरी फर्स्ट वाइफ ने आप मुझे इजाज़त दी है। उसमें जो मुतल्लिका यूनियन काउंसिल है उसमें बीवी को आना लाजम होता है और उसको फिर वो जब परमिशन दे देती है तो फिर कहीं जाके वो ये निकाह कर सकता है और उसके बाद ही उसी यूनियन काउंसिल में उसकी दूसरी शादी जो है वो रजिस्टर हो सकती है। राइट, थैंक यू सो मच बैरिस्टर अमरीन कुरैशी इस हवाले करने के लिए हमारे साथ मौजूद थी। और एग्जैक्टली अगर ऐसे लॉज आते हैं तो उस पर एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है कि हमारे मुल्क में ऐसे कवानीन मौजूद हैं जिनको ऐसे वक्त आने पर हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इस हवाले से हमने अभी रिसेंटली एक इंडियन मूवी का भी देखा जिसमें उन्होंने दिखाया है कि किस तरह उस खातून ने, जो कि एक रियल स्टोरी पे बेस्ड था, कि किस तरीके से उसने अपने मेंटेनेंस या डिवोर्स के मामले को उजागर किया और उसके बाद वहाँ पर वो कानून बनता है और फिर हम देखते हैं कि कोई इस तरीके से इन मामला को लेकर नहीं चल सकता। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ, चाहते हैं इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।